हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का 9th क्लास की साइंस का है ये 3rd चैप्टर जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। और इसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था 7 या 8 दिन हो गए होंगे उसे अपलोड किए हुए। ये उसका सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तत्वों के अणु। यहाँ से हमने छोड़ा था पिछली बार, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तत्वों के अणु से। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बने हुए होते हैं। जैसे कि हम आर्गन ले लेते हैं जिसका प्रतीक जो होता है वो होता है Ar, ठीक है। जैसे कि हीलियम का जो प्रतीक होता है वो होता है He, इस टाइप के इत्यादि, ठीक है। इस टाइप के जो परमाणु द्वारा बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उनको हम अणु कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अधातुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे कि उदाहरण ऑक्सीजन अधातु है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो 2 परमाणुओं से बनता है। O2 लिखते हैं ना हम इसे, 2 परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। अगर ये 2 की जगह 3 हो जाए तो ये ओजोन बन जाएगा, फिर हम इसे ऑक्सीजन नहीं कह सकते। किसी अणु को बनने के लिए कितने परमाणुओं की ज़रूरत है, उस संख्या को, वो जो संख्या होती है अणु की, वही उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है, ओजोन की परमाणुकता 3 है। अब हम जानेंगे यौगिकों के अणु के बारे में। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिकों के अणु बनाते हैं। जैसे कि पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे यौगिक हैं। तो पहले हम पानी का देखते हैं। पानी किस किस को मिलकर बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक यौगिक है, ठीक है। जैसे कि पानी हमने देख लिया। अमोनिया पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर बनती है, तो ये एक यौगिक है। इस तरीके से बताना कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों के अणु बनाते हैं। जैसे कि पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम जानेंगे रासायनिक सूत्र लिखना, कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं और इनके जो हैं कुछ ट्रिक्स होती हैं और इनके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं और कार्बन को हम C लिखते हैं, तो इनको तो हम कहते हैं तत्वों के प्रतीक। दूसरी होती है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता के बारे में हम जानेंगे। संयोजकता मतलब होती है किसी भी परमाणु या अणु की पावर, ठीक है, उसकी क्षमता, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की उसकी क्षमता क्या होती है, उसको कहते हैं संयोजकता। किसी एक तत्व के परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से मिलके यौगिक बनाते हैं, उसकी क्या संयोजकता है, उसे मतलब वो होती है संयोजकता। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हम इंसान हैं और हमारे 2 हाथ होते हैं, और ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं, उनको हम हाथ ही मान लेते हैं कि मान लो ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं। अगर इंसान ऑक्टोपस को पकड़ने लग जाए तो वो उसके कितने हाथों को पकड़ सकता है, कितनी भुजाओं को पकड़ सकता है? सिर्फ 2। और अगर ऑक्टोपस हमें पकड़ने लग जाए तो वो हम जैसे कितने इंसानों को पकड़ सकता है? 4 को पकड़ सकता है वो, क्योंकि उसके पास 8 भुजाएं हैं। बात आ रही है आपको समझ में? हम सिर्फ 2 पकड़ सकते हैं और वो 4 लोगों को पकड़ सकता है, मतलब टोटल 8 हाथों को पकड़ सकता है। तो ये हमारी संयोजकता है कि हमारे पास 2 हाथ हैं, और ये ऑक्टोपस की संयोजकता है कि उसके पास 8 हाथ हैं। अगर हम ह्यूमन मान लें, H मान लें, और ऑक्टोपस को O मान लें, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ऐसे बनेगा, OH4। एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जानेंगे सूत्र लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर एक यही होता है कि आयन की संयोजकता और आवेश दोनों जो हैं संतुलित होने चाहिए। जब मैं इसको एग्जाम्पल में करके बताऊंगी तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है।
आयन की संयोजकता और आवेश दोनों संतुलित होने चाहिए। नंबर 2, जब कोई यौगिक धातु और अधातु को मिलाकर बनाया जाता है तो धातु का जो प्रतीक होता है वो पहले आता है और अधातु का जो प्रतीक होता है वो बाद में आता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हम ले रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। पहले मैं इसको पूरा लिख लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो हमारा धातु है और ऑक्साइड जो है वो हमारा अधातु है। ये सब तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से धातु होते हैं और कौन से अधातु होते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है CaO। कैल्शियम का Ca होता है और ऑक्साइड का O होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला CaO क्यों बना, हमने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया OCa। धातु को पहले लिखना है और अधातु को बाद में। और इसका थर्ड रूल ये है कि बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखना होता है। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। कैसे, ये भी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा अभी, ठीक है। दर्शाने के लिए ऐसे कोष्ठक, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये बहुपरमाणुक होता है। इसके साथ ये 2 पहले से लगा होता है, ये इसकी परमाणुकता है। तो ये 2 पहले से लगा हुआ है तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। जबकि ये NaOH जो हमने ये लिया है, यहाँ पर हम सूत्र लिखना देखते हैं कि सूत्र को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है और यहाँ पे क्लोरीन लिया है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को 1 से करेंगे तो हाइड्रोजन ही आएगा, क्लोरीन को 1 से करेंगे तो ये भी 1 ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला बन गया HCl, ठीक है। एक और देखते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं कार्बन का C और यहाँ पे क्लोराइड का Cl। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और क्लोरीन की 1, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 और इसकी 4 के साथ करेंगे तो क्लोरीन हो जाएगा 4। तो ये हमारा बन गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हम एक और देखते हैं, यहाँ पर हम लेंगे मैग्नीशियम और यहाँ पर हम लेंगे वही क्लोरीन। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2+ में और क्लोरीन की 1- में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम को 1 से करेंगे तो मैग्नीशियम ही आएगा, 1 को हम लिखना ज़रूरी नहीं समझते। क्लोरीन को करेंगे तो 2 आएगा और पहले वाला हम प्लस में मानते हैं, सेकंड वाला हम माइनस में मानते हैं, इसलिए प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्सीजन यहाँ पर हम लेंगे ऑक्साइड, ये 2+ में होता है और इसकी 2- में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Ca2 और Ob2, ठीक है। दोनों 2 में रहेंगे ये, और दोनों 2 में हैं तो हम इनको दोनों को कॉमन लेके हटा सकते हैं। इसका फॉर्मूला खाली ऐसे भी लिख सकते हैं CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो सिंगल में थे। अब हम देखेंगे बहुपरमाणुक आयन वाले। बहुपरमाणुक आयनों में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे सोडियम, यहाँ पे हम लेंगे Na, ठीक है, सोडियम, और यहाँ पे लेंगे NO3। इसकी संयोजकता 1+ में होती है और इसकी संयोजकता 1- में होती है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा और NO3 की 1 से करेंगे तो जो है वही का वही आएगा, ठीक है। पहले वाला प्लस में होता है, दूसरा वाला माइनस में। तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। अब हम लेंगे Ca और OH, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। इसकी तो 2+ में होती है और इसकी 1- में होती है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Ca की 1 से करेंगे तो Ca ही आएगा और इसकी 2 से करेंगे तो 2 आएगा। इसकी संयोजकता 2 है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे एक और हम यहाँ पे देखते हैं NH4 और SO4 हम लेके देखते हैं। NH4 हमारा होता है अमोनिया। इसको हम अगर 2- से करेंगे तो इसके पास 4 परमाणु तो पहले से ही हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और सल्फाइड जो है ऐसे कैसे ही रहेगा। तो ये हो गया अमोनिया सल्फेट।
अब हम देखेंगे मोल संकल्पना कि ये मोल है क्या। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2H2 प्लस O2 हमारा मिलकर बनता है 2H2O, मतलब पानी। यहाँ हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलकर पानी बनाते हैं। तो इससे हम यह भी जान सकते हैं कि द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या का पता लगाकर हम पदार्थ की मात्रा का भी पता लगा सकते हैं। इसको नापने की ये एक इकाई है जिसका नाम मोल है। यह पदार्थ का क्या है? मोल जो है पदार्थ का एसआई मात्रक है। जैसे कि कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, पानी और दूध को हम लीटर में नापते हैं, ऐसे ही मोल जो है वो पदार्थ को नापने की एक इकाई है कि पदार्थ को हम कैसे नापेंगे कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है, वो हम मोल में नापेंगे। जैसे कि किसी पदार्थ को हम यहाँ पे मानेंगे पदार्थ की मात्रा को n, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो। और 1 मोल बराबर जो होता है वो इसको होता है 6.02214076 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसको हम खाली इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 2 या 3 डिजिट लेना भी बहुत होता है, इतनी लंबी डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है। 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, सिर्फ इतना भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की मात्रा को हम n से दिखाते हैं। जैसे कि 1 दर्जन केले में, सॉरी केलों में नहीं, क्योंकि केले ही खरीदते हैं ना दर्जन से, इसलिए वो याद आते हैं। जैसे कि 1 दर्जन में 12 होते हैं और 1 गुरुस में 144 होते हैं। हम ऐसे कहते हैं ना 1 दर्जन केले दे दो तो वो 12 दे देता है। अगर हम उससे ये कहेंगे कि 1 गुरुस दे दो तो वो 144 निकाल के दे देगा केले। ठीक है, फिर आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। अब हम खाली मोल के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये है क्या। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 मोल बराबर इसके होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ग्राम। ये जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ढेर। ढेर मतलब बहुत सारा। ठीक है, मोल का मतलब होता है ढेर, मतलब बहुत सारा। 1 मोल बराबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ग्राम अगर हम लगाएं तो रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए जो है हमें मोल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फल बेचने के लिए किलोग्राम का पता होना ज़रूरी है, कपड़ा बेचने और ख़रीदने के लिए मीटर सेंटीमीटर इन सब का पता होना ज़रूरी है, वैसे ही रसायन विज्ञान के लिए मोल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि हमने 52 ग्राम हीलियम ली और इसमें से हम मोल निकालेंगे कि 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। इसमें 3-4 फॉर्मूले दिए हुए हैं बुक में, वो आपको याद करने हैं मैथ्स की तरह। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, ये इसका फॉर्मूला होता है मोल निकालने का। दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान को हम बड़े एम से दिखाते हैं, सॉरी छोटे एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से, और मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया द्रव्यमान कितना 52 की जगह 4 लिख दिया था। ठीक है, तो ये 52 का कट पिट के ये 13 आ जाएगा। पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन हमें करना है। ये जो है ना 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, इसको हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, परमाणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परमाणुओं की संख्या बराबर, इसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान और मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो संख्या। अभी मैंने आपको बताया अवोगाद्रो संख्या जो है इसे ही कहते हैं ये 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है, बस हम रख देंगे परमाणुओं की संख्या को हम n दिखाते हैं। दिया गया द्रव्यमान 46 दिया हुआ है और ये 23 दिया हुआ है। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या कितनी है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। बस इसको सोल्व करना है, जैसे कि मैथ्स में सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23।
बस ये सॉल्व हो गया। चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। एक बार खुद भी आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।